है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कन्वर्जिंग लेंस आल्सो नोन एज ए कन्वेक्स लेंस टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, है ना। मैग्नीफाई करना होता है ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाई करना क्या होता है, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट, है ना। बनो एक मिसाल, हर खड़े बने भारत का लाल, ज्वाइन करो मिशन बन जाओ शान, न्यू करियर्स एकेडमी ऑफिसर। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ढंग से पढ़िए, क्या दिया इसमें। एक्सरे कैन बी यूज्ड टू इंस्पेक्ट वेल जॉइंट्स बिटवीन टू मेटल पार्ट्स ऑफ मशीन एंड स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ओनली वन सही है, सेकंड नहीं है। आर यू श्योर? दोनों सही है भाई, ठीक है। स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, देखो ना, हाँ देखो ना, कोई केमिकल है या कोई कंपाउंड है ना, उसमें जो क्रिस्टल्स है ना, उसका मैंने लैटिस जानना है, गैप जानना है, गेटिंग इट। एक्सरे है, एक्सरे क्या करता है मेरा, रेज होती हैं, उसमें क्या होता है, फोटॉन्स, या क्या इसमें कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ समथिंग, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है, होता है नहीं होता ना, बताया था ना मैंने। एक्सरे कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दो मेरे को इसका, एक्सरेज का। हाँ हाँ, है ना। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है बीच में, सोचो जैसे मैं एक्सरे पास करवा रहा हूँ किसी चीज के थ्रू, है ना, और क्या हो कि जैसे बीच में मेरा कोई सर्किट आ जाए, ठीक है, जिसमें, ठीक है, तब भी वो सीधी जाती है, डिफ्लेक्ट नहीं करती वो, ठीक है, ये होती है। तो उसमें हाँ, इसमें फोटॉन्स पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, एक्सरेज में फोटॉन्स पार्टिकल, गेटिंग इट। सो हाँ, क्या करवा रहा था मैं, जैसे कोई मेरे को मान लो NaCl दे दिया, है ना, कॉमन सॉल्ट, और मेरे को क्रिस्टल लैटिस पता करना है। क्रिस्टल पता है ना, NaCl के क्रिस्टल बनते हैं ना, और मेरे को पता, हाँ, नॉर्मल सॉल्ट में क्रिस्टल नहीं होते वो, अगर माइक्रो लेवल पे देखो तो क्रिस्टल ही है वो, है ना। अब मेरे को वो क्रिस्टल, एक ही क्रिस्टल, मतलब मेरे को उसका स्ट्रक्चर समझना है ना, कैसे वो उसमें लैटिस है, उसमें स्पेस है कि नहीं है, कितना स्पेस है, क्या है, ठीक है। तो मैं एक्सरे से एक्सरे पास करवाऊंगा और मेरे को इमेज बन जाएगी, और मेरे को दिख जाएगा स्पेस बीच में गैप है, ठीक है। और वैसे ही अगर, ये तो हो गया माइक्रो लेवल पे, और ये है मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे। जैसे मान लो मैंने ये पता करना है इस ईयर का, इस ईयर में कहाँ कहाँ ज्वाइंट्स है, वैसे तो मेरे को दिख नहीं रहा, है ना, नॉर्मल उसमें मेरे को पता करना है कि कौन सी जोड़ी हुई है, ठीक है। या फिर कोई भी जैसे फ्रैक्चर चीज है, मेरे को उसका वो करनी है, एनालिसिस करना है कि वाकई में मतलब वैसे ही है कि बीच में क्या पता टूटी भी हो सकती है चीज, है ना, बाद में जोड़ दी हो, तो उसे पता लग जाता है। हाँ, बोन्स में भी होता है, मैं वैसे इसमें दिखा है ना कि वेल्डिंग के जॉइंट्स, है ना, अभी बोलते हैं कि भाई पूरे का पूरे वो चीज है, बना दिया हमने, कोई जॉइंट्स नहीं है इसमें, पता करनी हो तो एक्सरे से लग सकता है पता, ठीक है। बाहर से आपको नेक्ड आई से नहीं दिखेगा वो जॉइंट, बट एक्सरे से आपको दिख जाएगा वो, क्योंकि उसके जो एक्सरे क्या करता है, जो जो एटम्स है, जो बीच के एटम है, उनका उनका गैप बताता है, वो कितना है, कितना गैप है, कितना नहीं है ना। आपके जैसे रिब्स में कुछ लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए या समथिंग माइनर फ्रैक्चर हो जाए, तब भी एक्सरे में आ जाता है ना। बोलते हैं ना कि हेयर लाइक फ्रैक्चर है ये, डॉक्टर बोलता है, गेटिंग, आपको महसूस भी नहीं होता, तो वो चीज है। एक बार देख लो इस पे, एक्सरेज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बट इसमें क्या होता है, चार्ज होता है नहीं, इसकी रेज में चार्ज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद विद वेरी हाई एनर्जी एंड वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, वेरी हाई एनर्जी एंड वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, गामा रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, शॉर्ट या हाई, शॉर्ट होती है ना। वेवलेंथ होती क्या है, पहले मुझे ये बताओ। क्रस्ट और ट्रफ के बीच में नहीं भाई साहब, हाँ, जैसे ये चीज है, इसको बोल दूंगा क्या मैं, दो ट्रफ या दो क्रस्ट, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ट्रफ हो गया, यहां से ऐसे नॉर्मल निकालू मैं, गेटिंग इट। तो ये मेरी क्या है, वेवलेंथ, क्या है, वेवलेंथ। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या अ, इसमें रेड लाइट और ब्लू लाइट, दोनों में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और किसकी कम, रेड की क्या वेवलेंथ ज्यादा है, श्योर, पक्का, नहीं, रेड लाइट, हाँ,
कम होती है, ब्लू की ज्यादा होती है। अरे ऐसी होती है ना, जैसे ये ब्लू का है, ब्लू का गैप होगा बीच में। अरे लेंथ ज्यादा होती है इसकी, और ब्लू की थोड़ी, सॉरी, ब्लू की ज्यादा होती है, रेड की कम होती है। रेड की ऐसी होती है, तभी दूर दिखती है ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी कम होती है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अच्छा वायलेट की क्या होती है? हैविंग शॉर्टर, हाँ इसलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं? सॉरी यार, मेरी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो हाँ हाँ कोई नहीं। गुरजोत कितना खुश हो रहा है। तो ये था। हाँ, वेवलेंथ की बात कर रहे थे, तो एक बार रिवाइज कर लो। रेड की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है ना, ठीक है, इसलिए दूर दूर दिखती है, वो दूर तक दिखती है ना। ब्लू लाइट क्या होती है? कम होती है और स्कैटर कर जाती है। गेटिंग इट? अच्छा, रे लीग्स ला क्या बताता है हमें? रे लीग्स ला पढ़ा है आपने? रे लीग्स ला बताता है कि कौन सी लाइट कितने दूर तक जाएगी, है ना। स्कैटरिंग का मेजरमेंट बताता है, कौन सा? रे लीग्स ला, कौन सा? हाँ, या फिर लॉ ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। गेटिंग इट? अच्छा, नेक्स्ट देखो, दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग टू व्यू द इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हम सबको पता है ना, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में यूज होता है ये, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में एक्सरेज यूज होती है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल फ्लॉज, जैसे आपको क्रैक्स पता करने हो, वॉइड्स, वो बता दिए मैंने। एरोस्पेस, ऑटोमोटिव या मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में यूज होता है। गेटिंग इट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया इज करेक्ट? 2n, ये कौन सा है? दे कांट डिस्टिंग्विश कलर्स, कौन सी बीमारी है? कलर ब्लाइंडनेस, है ना। जैसे कि को ग्रीन नहीं दिखता, को ब्लू नहीं दिखता, ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है। तो वो जेनेटिकली होता है। गेटिंग इट? मोस्टली मेरे हिसाब से मेंस में पाया जाता है, मेल में ही होता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। सो प्रेसबायोपिया इज अ कॉमन विजन कंडीशन दैट अकर्स विद एजिंग, टिपिकली स्टार्टिंग आफ्टर एज 40, है ना। तो उसमें क्या होता है, आपको ना कन्वेक्स और कनकेव दोनों का मिक्स करके चश्मा बनता है वो, है ना। कॉन्टैक्ट लेंसेज, करेक्टिव लेंसेज। People with a presbyopia often needs corrective lenses such as the reading glasses, bifocal lenses and progressive lenses. याद कर लेना, bifocal lenses भी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव लेंसेज भी इनको बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, इट कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेजुअल लॉस ऑफ आईज एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस आर इशू रिलेटेड टू कलर ब्लाइंडनेस एंड अदर रेटिनल डिसऑर्डर होता है वो, है ना। कौन सा डिसऑर्डर? कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस, है ना, ठीक है। डन हो गया, फोन साइड में रख दो, फोन ही दिखना चाहिए। कवर से क्या, आप क्यों, आपकी अजीब सी ओरिएंटेशन है यार, कवर लेके बैठते हो, है। अच्छा, इट इज यूजुअली डेवलप्स विद एजिंग, ये हमने पता कर लिया। बाइफोकल लेंसेज हो गया, है ना, डन हो गया क्वेश्चन। तो 2 and 3, इसका क्या था? बोथ, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़ना। द फिनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट इन्वॉल्व्स बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। जैसे ये आपकी पानी की बूंद है, जैसे पानी की बूंद है, और यहाँ क्या हो रहा है, आ रहा है ना, लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है। और जैसे ही, जैसे ये आपकी एयर है, ये आपका वाटर है ना। तो जैसे ही आपका फेस चेंज होता है ना, जैसे मीडियम चेंज होता है, तो लाइट क्या करती है? हाँ, रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है ना। तो पहली बात तो ये बेंड होगी। अब देखो, जब इस ड्रॉप से लाइट निकलेगी, तो एक देखो, लाइट में, लाइट जो है वो जैसे व्हाइट लाइट है, वो 7 रंगों से मिलके बनती है ना। तो जब वो आगे जाके अगेन अगेन वो एयर में जाएगी, वापस से मीडियम फिर से चेंज करेगी ना वो, ठीक है। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट, हर एक लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जैसे गुरजोत बता रहा था ना कि रेड लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, उससे कम कम कम। तो ऐसे अपने हिसाब से लाइट अपनी बेंडिंग देगी, अलग अलग कलर, ठीक है। उससे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम जिसे बोलते हैं ना। जब लाइट टूटती है, डिस्पर्ज हो जाती है,
तो यहाँ पे आपको डिस्पर्जन भी देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा, यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन भी देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? और रिफ्लेक्शन भी देखने को मिल रही है। कैसे? हाँ, क्योंकि जब ड्रॉप इमेजिन कर लो, ड्रॉप में है ना लाइट जा रही है, तो ड्रॉप पूरी चमकती भी तो है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी तो हो रही है ना? इस बॉल से उस बॉल से ऐसे टकरा रही है बीच में ही, है ना? तो बूंद का एक अलग से एक लाइट बन जाती है वो, गेटिंग इट? और बाहर वो जब निकलती है लाइट, तो परे वाली साइड, इस वाली साइड क्या देगी वो? डिस्पर्जन देगी। और इस वाली साइड रिफ्रैक्शन देगी, और इस वाली साइड रिफ्रैक्शन भी देगी वो, ठीक है? तो तीनों की तीनों चीजें हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, ठीक है? एक तरह से प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट ही है ये। जैसे प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया था ना आपने, ठीक है? अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होती है आपकी? व्हेन सनलाइट एंटर्स अ वाटर ड्रॉपलेट, इट फ्लो डाउन एंड बेंड्स, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये भी बोला इसने, इट स्लो डाउन, है ना? लाइट लाइट क्या हो जाती है? स्लो डाउन। क्या हो जाती है ना? स्पीड इसकी। अच्छा, इंटरनल रिफ्रैक्शन, reflection. After refraction, the light reflect off inside the surface of water droplet, and this internal reflection is crucial to formation of rainbow, है ना? उसके बाद सेकंड डिफ्रैक्शन, ये डिस्पर्जन। डिस्पर्जन देख लो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस बार आया था डिस्पर्जन सीएपीएफ में, है ना? The light is dispersed into its constituent color spectrum due to different wavelengths of light bending by different amount, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन एक्चुअल में होती रिफ्रैक्शन ही है, बट अलग अलग कलर्स की अलग अलग बेंडिंग होती है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है? इसीलिए डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, गेटिंग इट? बस कलर अलग अलग हो जाता है उसका। अच्छा, नेक्स्ट चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ओजोन होल इज ए रीजन ओवर, क्या नहीं आ रहा मतलब? अच्छा, कोई नहीं, पढ़ो, अभी आ गई ना अब? क्या होता है बताओ? द ओजोन होल इज ए रीजन ओवर अंटार्कटिका। अच्छा, अंटार्कटिका काउज मेनली बाय द सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, या फिर अंटार्कटिका काउज बाय कार्बन डाइऑक्साइड, है? बताओ, आर्कटिक कौन सा बताया आपने आंसर? ए है ना, अल्फा। अंटार्कटिका में क्या हो गया है? छेद हो गया है ओजोन में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ठीक है? जैसे ओजोन लेयर देखो, द ओजोन लेयर इज अ रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर दैट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, O3 है ना ओजोन का फॉर्मूला, एंड इट अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन हार्मफुल रेडिएशंस, ठीक है? यूवी ए बी सी में से सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सी होती है? सी वाली, है ना? ठीक है, चल नहीं रहा ये। अच्छा, लोकेशन, ओजोन होल प्राइमरली अकर ऑन अंटार्कटिक रीजन, गेटिंग इट? अच्छा, काउज द प्राइमरी काउज ऑफ द ओजोन होल इज एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरो and other ozone depleting substances, and these compounds release chlorine and bromine atoms upon exposure to ultraviolet violet rays, and when they catalytically destroyed ozone molecule। मेरे बोलने का मतलब ये है, रेफ्रिजरेटर पता है आपको? रेफ्रिजरेटर, पहले के जमाने में रेफ्रिजरेटर आते थे ना जो, उसमें होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, है ना? अब वो प्रोड्यूस करते थे सीएफसी, है ना? उसकी वजह से क्या होती थी? सीएफसी प्रोड्यूस होती थी। फिर एक ट्रीटी हुई समथिंग, मॉन्ट्रियल कुछ ऐसे करके ट्रीटी थी, मॉन्ट्रियल की क्या कौन सी थी वो, उसमें क्या बोला कि वो गैस मतलब बैन ही कर दिया एक तरह से, ऑलमोस्ट सारी कंट्री ने, क्योंकि वो गैस थी खतरनाक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना? वो ऊपर जाती थी, उसमें होता था क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो O3 से मिलके कुछ और ही बना दे रहा था। तो वो जब देखो ना, यहाँ पे O3 की लेयर है, अब क्लोरीन के जैसे O3 है, यहाँ पे मैं क्लोरीन के एटम या ब्रोमीन के एटम, ठीक है, यहाँ पे ऊपर आएंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे O3 के साथ, वो क्या पतली कर देगा उसको, उस लेयर को, है ना? ऐसा नहीं है ओजोन होल बिल्कुल गड्ढा ही पड़ गया है, मतलब है ही नहीं वहां पे ओजोन, ऐसा नहीं है। वो जो लेयर है ना O3, अंटार्कटिका रीजन पे पतली हो गई है वो, उसकी चौड़ाई बहुत कम रह गई है। तो इसीलिए आप देखोगे, जब भी वहां पे जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट करने या एक्सप्लोरेशन करने, तो हमेशा हमारी किट होती है पूरी की पूरी, है ना? अब वहां खुले में वो नहीं कर सकते, आपको कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर समथिंग ऐसे हो सकता है, ठीक है? बर्निंग हो सकती है, गेटिंग इट? हाँ, समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि पोलर रीजन ही इतने इतने वो क्यों रहते हैं, लाइक इतने वल्नरेबल क्यों है पोलर रीजन, है ना? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अंटार्कटिका में ही क्यों हुई?
वहां पे तो कोई रेफ्रिजरेटर को यूज कर ही नहीं रहा, है ना। तो होता क्या है, अर्थ की शेप कैसी है, ऐसी है, अंडाकार है ना। अब देखो यहाँ पे जो गैसेस निकलती है ना, वो यहाँ जाके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? एक्यूमुलेट। तो इसलिए वल्नरेबल ज्यादा है ना। यहाँ पे हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खतरा कहाँ मंडरा रहा है? पोल्स के ऊपर, ठीक है। गेटिंग इट? सो वो चीज थी आपकी। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को, आपकी सबसे, यहाँ पे सोचो मैं बना दूं अर्थ आपकी यहाँ पे, है ना। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट कहाँ पे होगी? इक्वेटर पे ज्यादा या पोलर पे? ट्रोपोस्फेयर की हाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? इक्वेटर पे। क्यों होगी? एनी रीजन? और पोल्स पे क्यों कम है? एक्सेप्शन तो ठीक है, कोई रीजन उसका लॉजिक होना चाहिए ना। क्वेश्चन आया था ये, यूपीएससी सीएससी ने पूछा था क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन ज्यादा एनर्जी देता है इक्वेटर पे, और उसकी वजह से क्या होता है आपका, वाटर गर्म हो जाता है, ओशन का सरफेस का, है ना, वो ऊपर उठता है, तो वो कन्वेक्टिव, क्या लिखा नहीं जा रहा है इससे, होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ, तो वो क्या करता है, कन्वेक्टिव फोर्स जनरेट करता है, थ्रस्ट जनरेट करता है ऊपर को, है ना। आपने देखा ना, जब भाप उठती है तो ऊपर ऐसे फोर्स महसूस होती है ना, तो इसीलिए वो ट्रोपोस्फेयर को ऊपर उठा देता है कुछ किलोमीटर की हाइट से, ठीक है, एज कम्पेयर टू पोल्स। गेटिंग इट? ठीक है। तो वहां की रेंज, इक्वेटर की रेंज आपको ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे अगर नॉर्थ पोल में आपको ट्रोपोस्फेयर की हाइट 8 किलोमीटर मिलेगी, तो इक्वेटर पे 13, 14, 15 किलोमीटर मिलेगी, है ना, वो वाली हाइट ट्रोपोस्फेयर का, जो ट्रोपोपाउस, ठीक है। गेटिंग इट? या स्ट्रेटोस्फेयर। सो वो चीज है। अच्छा, ये हो गया आपका। उसके बाद, अच्छा काउजेज देख लो आप, इसके प्राइमरी काउज ऑफ ओजोन होल इज एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमने देख लिया, ठीक है। इसका सारा वो मैकेनिज्म समझ लिया। उसके बाद हाँ, हाँ ये देख लो, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है ओजोन होल होने के, इंक्रीज यूवी रेडिएशन, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है, कैटरैक्ट्स, है ना, आंखों की रोशनी। आपको पता है कैटरैक्ट्स एक और चीज से होता है, बेल्डिंग, देखिए आपने बेल्डिंग होती है, क्या बोलते हैं कि उसको बेल्डिंग को नहीं देखना आपने, है ना। और बेल्डिंग वाले हमेशा चश्मा लगा के रखते हैं, क्यों लगा के रखते हैं वो, है ना, क्योंकि वहां पे यूवी रेज निकलती है, यूवीसी ज्यादा होती है वहां पे, यूवीसी, यूवीबी, यूवीसी, है ना। तो वहां पे क्या होता है, वो सीधे डायरेक्ट आपकी आंखों में जा सकती है, तो आपका क्या डिसऑर्डर कर सकता है वो, है ना, वो लाइट आपकी नॉर्मल आई को खराब कर सकती है वो, है ना, ठीक है। तो वो चीज है, इसलिए उससे कैटरैक्ट होता है, बेल्डिंग से कैटरैक्ट होता है, याद रखना फैक्ट। बेल्डिंग से क्या होता है, कैटरैक्ट। फिर उसके बाद जब नहीं, आपका क्या होता है जो हाँ लाइक, वो ना आपका जो आई का जो फ्लूइड है अंदर का, वो व्हाइट पड़ने लग पड़ता है, उसकी वजह से आपको ना ना दिन में दिखता ना रात में, और रात में तो बिल्कुल नहीं दिखता। कभी बेल्डिंग वाले से पूछना आपको, भाई रात में आपने कभी बेल्डिंग देखी है तो आपको क्या लगता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो डॉट डॉट से दिखते हैं ना, लाइट लाइट के, दिमाग ऐसे आंखें बंद करो तो जब लाइट देखते हो आप, है ना, तो उसकी वजह से जब वो बंदा बार बार हर टाइम काम करता रहेगा वेल्डिंग के साथ, है ना, उसके साथ, उसको रात में भी नहीं दिखेगा। गेटिंग इट? तो वो चीज है, इसलिए बोलते हैं ना, लाइट आंखों में नहीं मारनी चाहिए डायरेक्ट, लेजर नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बताओ मेरे को। कन्वेक्शन पता है आपको कॉन्सेप्ट कन्वेक्शन का ना? यस, वर्टिकल हीटिंग और गैसेस ऊपर जाती हैं, इवेपोरेशन की वजह से होती है कन्वेक्शन, है ना। अब बताओ यहाँ पे कौन सा है? लोकेंद्र मनराज, इधर ध्यान दो, क्या कौन सी है कन्वेक्शन? हाँ हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। ऑनलाइन बच्चे, हीटिंग ऑफ फूड इन ए माइक्रोवेव ओवन, क्या है ये? है ओवन में जब खाना गर्म करते हैं तो वो कन्वेक्शन की वजह से होता है या किसकी वजह से होता है? हाँ, रेडिएशन की वजह से, है ना, माइक्रोवेव्स की वजह से, है ना, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसको होल्ड में रखो। फीलिंग द वार्मथ इन द सन,
क्या है ये? रेडिएशंस। अच्छा, हीटिंग अ ग्लास रॉड एट वन एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर राइज एट अदर एंड, क्या चीज है ये? उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन, है ना? जैसे आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्शन ही बोलते हैं गुरजोत। भूल गया इतनी जल्दी? ठीक है, कंडक्शन दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड मटेरियल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर, है ना? और हाँ, आपका क्या होता है जब भी मैं हीट करूंगा रॉड को, ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स हैं, तो हीट से मैं क्या पैदा कर रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं हीट दे रहा हूँ इसको, एनर्जी दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? आपका एटम्स या वो रैंडमनेस बढ़ा दे रहा हूँ मैं एटम्स की, ठीक है, तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका फ्रिक्शन की वजह से, गेटिंग इट, और आपस में एनर्जी, तो इसीलिए ऐसे वो पास ऑन करते हैं हीट ट्रांसफर, कंडक्शन ऐसी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी ऐसी जाती है, मैंने बताया था ना आपको, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मूव नहीं करते, वो अगर मूव करते होते तो एक जगह गुच्छा बन जाना था, है ना? वायर्स में जो ये ट्रांसफार्मर्स की वायर्स की, है ना, इलेक्ट्रिकल लाइंस की, सर्किट की, तो आपका क्या होता है, वो बस आपका अप एंड डाउन होता है वो, है ना, वेव बनाता है वो, इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं अपनी जगह पे ही हिलता है, बस वाइब्रेट करता है, और दूसरे के साथ भी ऐसे चेन, मतलब एक हिला, दूसरा हिला, तीसरा, ऐसे ऐसे करके बिजली पास हो जाती है, गेटिंग इट? अच्छा, तो इसमें है आपका बॉइलिंग वाटर इन ए पॉट ऑन अ गैस स्टोव, है ना? ये है आपका कन्वेक्शन, आप क्या दे रहे हो, नीचे से हीट दे रहे हो, ठीक है, और ऊपर जो है वो सरफेस फिनोमेना हो रहा है, आपको पता है ना, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, पता है ना ये चीज, ठीक है। और बॉइलिंग, बॉइलिंग और समथिंग सरफेस फिनोमेना की इंटरनल, हाँ भाई, बॉइलिंग, जब चीजें बॉयल होती हैं तो वो सरफेस पे होती हैं या पूरा इंटरनल पूरा साइकिल, है ना? पता है ना ये चीज, जैसे आपको, ये है मेरा चाय का पैन, है ना, इसमें भर दिया मैंने पानी, अब देखो ध्यान से देखना है इस चीज को, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने एनर्जी दी, पानी गर्म होना शुरू हुआ, इस वाले जो ये वाला यहाँ पे जो एटम्स होंगे ना, उनको हीट मिल जाएगी, है ना? अब वो ऊपर की तरफ उठेंगे, है ना, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ठंडे है, इनका वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, है ना, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे साइकिल बनेगी फिर, ठीक है। गर्म ऊपर जाएंगे, जिसको एनर्जी मिलेगी वो तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना, वो तो फेस चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, सरफेस पे जाके वो उड़ सकता है या फिर ठंडा हो सकता है वहां पे, यहाँ पे क्योंकि हाँ, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे कूल है, थोड़ा सा कूलिंग है, फिर से इसको क्या होगा, अगेन फिर इससे ये ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ऐसे आपने देखा होगा कभी भी, जब ऐसा नहीं है कि आप गैस स्टोव ऑन करते हो तो एक ही जगह पानी गर्म होता है ना, पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है वो, क्योंकि वहां पे पूरा इंटरनल साइकिल बन रहा है वो, हॉट एंड कोल्ड का, गेटिंग इट? तो लग गया पता, क्वेश्चन समझ आ गया आपको, इजी था क्वेश्चन होना, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब बताओ मेरे को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट क्या है? ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या ये बात सही है? हाँ, सही है ना? दूसरी बात, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, होल्ड पे रखो इसको, हमें नहीं पता लग रहा है। वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो, इज दैट ट्रू? मैक्सिमम कहाँ पे होती है? अच्छा, यस, सरफेस पे, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम होगी क्या? यार चल नहीं रहा पेंसिल ये, यहाँ पे आपकी मैक्सिमम क्या? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? और ऊपर जाऊं तो क्या ऊपर जाके कम होगी मेरी या ज्यादा होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? यस, यहाँ पे मेरा लॉस होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेंटर में भी लॉस होगा ना, और यहाँ पे जीरो। ग्रेविटी पोल में मैक्सिमम, ग्रेविटी पोल्स में मैक्सिमम, ये पूछ रहे हो ना ग्रेविटी पोल में क्यों होती है ज्यादा, है ना? मैं बताता हूँ इसका कारण है, इसका कारण ये है कि आपका ये देखो, इसका शेप पे डिपेंड करता है, फिर अर्थ की शेप देखो, अब ऐसी है ना जियोइड, यहाँ पे आपका सेंटर, अब ये ज्यादा दूर है या ये ज्यादा दूर है? इक्वेटर ज्यादा दूर है,
पोल ज्यादा नजदीक है, तो पोल पे हमेशा आपकी क्या होती है, ग्रेविटी ज्यादा देखने को मिलती है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो वेट होता है ना, जब वो मेजर करते हो तो वहां पे भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, पोल्स पे। ठीक है, चीजों का। इसलिए पोल्स पे हम कभी भी जैसे, लाइक एक यार फैक्ट था, मेरे को भूल गया वो, तो जब भी पुराने टाइम में वो सोना वोना लेके आते थे तो वो वहां पे नहीं नापते थे, वो नीचे आते थे, वो थोड़े लोअर लैटिट्यूड में आते थे कि एक्चुअल इसका वेट क्या है। एक्चुअल में उनको पता लग गया था कि यहाँ पे वेट ज्यादा होता है चीजों का। ठीक है, वो लोअर लैटिट्यूड पे आ जाते थे वेट वो करने के लिए, है ना। गेटिंग इट, पुराने टाइम में। अब तो डिजिटल हो गया तो वो सेट कर लेता है पूरा का पूरा सिस्टम की इतना कितना डिफरेंस है यहाँ का, सो एवरेज निकालते हैं वो तो लग जाता है पता। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो, हाँ, मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। मास एंड वेट, अच्छा मास जो है और वेट, इनके यूनिट्स यूनिट्स बताओ मेरे को, मास के यूनिट, मास के और वेट के क्यों है न्यूटन भाई? वेट इज अ फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और केजी एक्चुअल में क्या है ये, हाँ मास है जो मतलब, हाँ हाँ, जिसमें जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया मैंने। गेटिंग इट। अच्छा, सो आपका ये था ऑप्शन आपका, दिस वन, ब्रावो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नहीं, बिल्कुल अलग है ये, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बताओ मेरे को कोई एक बंदा। m1 m2 अपॉन, क्या अगर मैं रेडियस, दो बॉडीज के बीच में रेडियस बढ़ा दूं तो क्या फोर्स कम होगी या कि ज्यादा होगी? हाँ, फोर्स क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। और अगर मैं मास बढ़ा दूं तो ज्यादा होगी। पता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, पता है इसमें जी है जो, है ना, उसकी वैल्यू पता है, 6 पॉइंट इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो, Newton's law of gravitation is standalone law that describes the attractive forces between two masses and it is not derived by Newton's law of motion। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आगे समझाने की जरूरत ही नहीं, आपको बता ही दिया अंतरात्मा इसकी, तो बाकी पता ही है आपको, इंटेलिजेंट हो आप हैं। A body float in a liquid if the buoyant force is a body float in a liquid if buoyant force is, यस, यहाँ पे मेरा लिक्विड है और यहाँ पे मेरा क्या है, हाँ कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया मैंने, है ना। अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितना वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, उतना ही आपको क्या बॉयंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, उतने किलोग्राम का फोर्स देखने को मिलेगा आपको ऊपर की तरफ। गेटिंग इट, आइडिया लग गया ना आपको? ठीक है, यहाँ पे थ्योरी देख लो एक बार। अ बॉडी float in a liquid when buoyant force exerted by a liquid equals the weight of body or greater than its weight। या तो इक्वल है या तो ग्रेटर है, इक्वल भी याद रखना साथ में। ठीक है, ऐसे है ना कि जैसे आपको, ये मैंने यहाँ पे पानी है, यहाँ पे मैंने कुछ बैलून या समथिंग कुछ भी डाल दिया, वॉल्यूम एक स्फीयर डाल दिया, मान लो फुटबॉल डाल दिया मैंने, है ना, तो क्या होगा, ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो कितना की खींच लेगी, जितना कितना खींच पाएगी। हाँ, अब देखो नीचे खींच रही है ग्रेविटी, अब ऊपर को लग रही है बॉयंसी फोर्स। महक जी पता है ना आपको ये कॉन्सेप्ट, है ना। अब ऊपर को बॉयंसी फोर्स कैसे क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे फुटबॉल नीचे जा रहा है, उसने वाटर कर दिया डिस्प्लेस, है ना। अब वो वाटर जो है वो नीचे से ऊपर को पुश कर रहा है उसको, तो उसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स, हमेशा अपोजिट लगती है ग्रेविटी के। बॉइंट फोर्स कैसे लगती है, ग्रेविटी के अपोजिट, ग्रेविटी जहां को वर्क करेगी उससे उल्टा बॉयंसी लगेगी। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और चीज है, अगर मैं यहाँ सुई रखूं तो, सुई पता है ना आपको, पिन, है ना, पानी में वो डूब जाती है, उस पर बॉयंसी फोर्स लगती है, लगती है पर ना के बराबर। क्यों नहीं लगती वहां पे, मास नहीं भाई, सरफेस नहीं है उसका, सरफेस एरिया बहुत कम है। ठीक है, मास में देखो तो वो ग्राम्स में किलोग्राम्स में निकले, मतलब सॉरी ग्राम्स में निकल जाएगी,
है ना, और उसी ग्राम का कुछ और डाल दो तब तो वो तैरेगा, पर सुई नहीं तैरती वो। तो इसका मतलब ये हो कि मास इंडिपेंडेंट है वो, मास का कोई फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, फर्क किसका है? सरफेस एरिया का। ठीक है, अच्छा एक बार देख लो यहाँ पे, द अपवर्ड फोर्स एक्सटेंडेड बाय फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट कॉन्ट्रैक्टिंग द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये होता है यहाँ से एक फोर्स लगी तो उसको रोकने के लिए दूसरी लगेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो, डिस्कवर्ड बाय एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज, एंड इट स्टेट्स दैट अपवर्ड buoyant फोर्स एक्सटेंडेड ऑन ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज इक्वल टू वेट द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, है ना, उतनी लगेगी। ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही फोर्स लग जाए, वेट से ज्यादा ही फोर्स लग जाएगी। अगर ज्यादा लगी तो भाई वो तो हवा में उड़ जाएगा फिर तो, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ योर इमेज appear to be erect no matter how far you stand from mirror, the mirror is likely to be either plane या convex. If your image appear to be erect, है ना, no matter how far you stand from mirror, the mirror is likely to be या तो प्लेन हो सकता है या फिर कन्वेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है गुरजोत। उसके बाद कन्वेक्स मिरर ऑल्सो फॉर्म इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज होती क्या है? सीधी इमेज। ठीक है, अब देखो कन्वेक्स मिरर, ठीक है, देन कन्वेक्स मिरर मतलब बिल्कुल उल्टी नहीं दिखेगी आपको इमेज। ठीक है, देखो अब कन्वेक्स मिरर आल्सो फॉर्म इरेक्ट इमेजेस बट दीज इमेजेस आर डिमिनिश्ड एंड लोकेटेड क्लोजर टू द मिरर, इसीलिए हम, अच्छा वहां पे गाड़ियों में कनकेव मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स कभी गाड़ियों पे ना कन्वेक्स मिरर जिसे हमें, हाँ यूज करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि जो, देखना कभी ढंग से, गाड़ी में लिखा होता है वाइट से कि जो आपको चीजें अपीयर हो रही है ना एक्चुअल डिस्टेंस में, वो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जो चीजें आपको दूर दिख रही है वो एक्चुअल में इतनी दूर नहीं है जितनी, गेटिंग इट, हाँ जितनी दिख रही है आपको। ठीक है, अच्छा एम्बुलेंस के ऊपर जो है वो उल्टा क्यों लिखा होता है एम्बुलेंस, है ना। चलो पता है आपको जी। Both plane mirror and convex mirror are used in practical application where erect images are required, such as in dressing mirror, है ना, ड्रेसिंग मिरर जहाँ पे आप तैयार श्यार होते हो, सेंट पाउडर क्रीम लगाते हो आप, है ना। व्हीकल रियर व्यू मिरर, रियर व्यू हमारा जो पीछे को देखने के लिए। ठीक है, अच्छा कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन रिलेटेड टू द फोकल पॉइंट मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर दिस रिक्वायरमेंट, है ना। कनकेव मिरर इसमें सूट नहीं करता इसमें। वो कौन सी इमेज होती है? बच्चों ने दिखाई करके या हाँ, वर्चुअल वर्चुअल देता है। ये देखो कनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज एंड वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। ठीक है, यूज्ड इन टेलीस्कोप। अच्छा टेलीस्कोप में कौन सा यूज होता है, कौन सा, गेटिंग इट। अच्छा हेडलाइट्स में कनकेव शेविंग मिरर टू फोकस लाइट, ऐसा है ना कि कनकेव मिरर होता कैसे है। ये देखो ये कौन सा मिरर है, पहले मुझे ये बताओ, लेंस कौन सा है ये, या मिरर की ऐसी शेप है तो कौन सा है ये, कन्वेक्स, है ना। और ये वाला कनकेव, है ना। जैसे लाइट्स आएंगी, लाइट आएगी ऐसे तो ऐसे फोकस कर जाएगी, है ना, एक पॉइंट पे। ठीक है, लाइक ये लाइट को डाइवर्स करता है, कन्वर्ज, कन्वर्ज करता है, कनकेव 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 कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स जो है वो डाइवर्स करता है ना। शेप से लग रहा है ना पता, लाइट टकराएगी इससे तो, गेटिंग इट। कनकेव जो कन्वर्ज करता है। आप यहाँ से देखो, मैं शेप भी बना देता हूँ ना, यहाँ पे शेप बना रहा हूँ ना मैं, है ना। अब देखो महक जी, महक टू, यहाँ से रेज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे जब आ रही है तो एंगल देखो, इसका एंगल है ना, यहाँ पे यार चल नहीं रहा ये, यहाँ पे जो है वो आपको क्या बैंड देखने को मिल रहा है ना,
तो यहाँ टकरा के इस तरफ इस डायरेक्शन को जाएगी, ये वाली, इसे इस यहाँ को नहीं जाएगी, बाहर को नहीं निकलेगी, तो एक जगह फोकस कर देगा आपका। गेटिंग इट? अब वैसे ही मैं अगर दूसरा वो मिरर लूं या फिर लेंस लूं, तो अब देखो इसका एंगल देखो, एज देखो कैसी है। अब यहाँ से लाइट आई, यहाँ को भी जा सकती है और यहाँ को भी जा सकती है, ठीक है? समझ आ रही है बात? ठीक है, तो एक बार ध्यान से इसको देख लो। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। क्लियर हो गया? ठीक है, डिमिनिश्ड होता है मतलब छोटी प्लेन मिरर तो सेम साइज में है। सेम साइज बनाता है। प्लेन मिरर सर वही बोल देते हैं। हाँ हाँ, तो गलत हो सकता है यार, ये शायद मिस्टेक, गलत करते उसको। उसके बाद कनकेव मिरर देखो आप, फॉर्म्स रियल, हाँ वो यार प्लेन मिरर ऊपर, ठीक है सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया भाई यार, थोड़ा एक मिनट, थोड़ा मेरा ना दिमाग बंद है, जुकाम हो रखा है मेरे को, ठीक है। हाँ प्लेन मिरर इसमें नहीं लिखा है डिमिनिश्ड, है ना, ठीक है। सो वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज इमेजेस, ठीक है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर देखो, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, है ना, ठीक है। और रियर व्यू मिरर में भी यूज होता है, वाइड फील्ड, है ना, वाइड फील्ड पता है ना आपको, पूरे का पूरा वो दिखता है ना सिस्टम। अच्छा कनकेव देखो, रियल, वर्चुअल और डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन और रिलेटिव फोकल लेंथ, है ना, उस हिसाब से ये इमेज बनाता है। गेटिंग इट? मेंटेन द सेम ओरिएंटेशन। अच्छा इरेक्ट इमेजेस क्या होती हैं? इरेक्ट इमेजेस मेंटेन द सेम ओरिएंटेशन एज द ऑब्जेक्ट, है ना। इरेक्ट इमेजेस कैसे बनती है? और जितनी डिस्टेंस पे कोई चीज है उतना डिस्टेंस दिखाएगा, कौन? इरेक्ट इमेज, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज फ्लिप द ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेशन, है ना, अगर हेड यहाँ पे है तो अब हेड यहाँ पे दिख रहा है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल इमेज कांट बी प्रोजेक्टेड ऑनटू अ स्क्रीन, ठीक है, व्हाइल रियल इमेजेस कैन। गेट इट? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, द रूल दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी कैरिंग करंट इज अ राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड या क्या? राइट हैंड क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल? अगर मैं ऐसे करंट पास कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन को होगी? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? ऊपर से देखूंगा तो क्या लगेगा? एंटी, है ना, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा यही क्वेश्चन मैंने एनडीए में करवाया था ना, जैसे अगर आप इसको क्या कर दोगे, हॉरिजॉन्टल कर दोगे, ऐसे कर दोगे, हाँ, तो अब बताओ मेरे को, अब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, अब यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, तो कौन सी डायरेक्शन को घूमेगी फिर? मैं ईस्ट में खड़ा हूँ और इनको देख रहा हूँ मैं, नॉर्थ से, ठीक है, ऐसे। गेटिंग इट? और ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? और अगर मैं वेस्ट पे खड़ा हूं तो क्लॉकवाइज दिखेगा? श्योर? पक्का? ठीक, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्टेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट, है ना। और फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखो, द रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो किस डायरेक्शन से फोर्स आएगी, किस डायरेक्शन से फोर्स लगेगी, वो लेफ्ट बताता है, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? ए रीजन अराउंड मैग्नेटिक मटेरियल और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर मैग्नेटिक फोर्सेस कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है। अच्छा क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं? नहीं करती, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल यूज्ड इन डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सोलेनॉइड, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। सोलेनॉइड ऐसे होता है यार, ऐसा राउंड सा लूप होता है, ठीक है। उसके बाद
हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चलो ये तो हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया आपका, डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मोटरसाइकिल हैज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड द वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरसाइकिल इन 3 सेकंड्स इज। पहले मुझे बताओ, चलो पहले क्वेश्चन कर लो ये वाला। ऑनलाइन बच्चे देख रहे हो ना आप, हैं? 6 कैसे निकाल दिया तूने, कौन सा फॉर्मूला लगाया? देखिए, हाँ 18 है इसका आंसर ना, 18 मीटर। देखो यहाँ पे देखो, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, S इज इक्वल टू यू बी अपॉन 2t, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल दो आप। यहाँ पे देखो, हाँ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2t, 2 इंटू टाइम कितना है हमारा 3 सेकंड, तो ये यहाँ पे 3 लिख देता हूँ मैं, तो आपको कितना हो गया 12 अपॉन 6, कहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है उससे 280 होता है ना इसमें, यस हाँ इसमें, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे कितना है आपका, वी में क्या लिखूंगा फाइनल है ना 7, और यहाँ पे 5, और डाल के आपका निकल जाएगा, ठीक है। किसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन में यही दे रखा है भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरसाइकिल इज कैलकुलेटिंग बाय द फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब इसको डालो यहाँ पे यार, तो 49 निकाल रहा है तू, अच्छा वो तो मुझे पता ही है, 49 माइनस कितना आएगा 25, आता है आपको, आता है महक, यार तुम लोग भी, मुझे दीजिए, तो तू दस दे फिर 10 फॉर्मूला केड़ा लगना, हाँ सीधा कर लेना। अच्छा बढ़िया है गुरजोत। अच्छा बी स्क्वायर कौन सा लगाया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अच्छा इसमें था आपका आंसर 18 मीटर पर सेकंड। अब देखो, which one of the following is most appropriate reason for aircraft being equipped with conducting tires। आपको पता है ना एयरक्राफ्ट में जो आपको टायर में कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, लैंड करता है ना जब वो, क्यों होती है वो, हाँ अब देखो यहाँ से ध्यान से सुनना यार, पता क्या आपका जो एरोप्लेन है ना, वो हवा में रह के आया होता है, और हवा जो है वो इसके साथ जब टकराएगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो पैदा करेगी ना, तो जब वो फ्रिक्शन पैदा करेगी तो उससे स्टैटिक करंट भी आएगा उसमें, है ना। जैसे आप कॉम्ब को अपने हाथ से उसमें हेयर से रगड़ते हो तो वो मैग्नेट बन जाता है ना, फिर तो वैसे इसमें भी बिजली आ जाती है फिर बाहर बाहर सरफेस पे, है ना, स्टैटिक करंट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो उसको देखो, अब ये जाके जब धरती पे लैंड करके तो ऐसे, अच्छा आपने कभी ऐसे देखा है, कभी कंबल या कोई कपड़ा लिया हो, है ना, उसमें क्या होता है स्टैटिक करंट, ठीक है, और आप में भी स्टैटिक करंट होता है उसकी वजह से, एयर की फ्रिक्शन की वजह से। जब आप उसको टच करते हो तो क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि बिजली, है ना, और लाइट सी निकलती है, देखा है ना आपने सर्दियों में या यहाँ पे होता है ना। अगर वैसे एयरप्लेन के साथ हो गया तो, जैसे लैंड किया उसने टच किया धरती को तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसीलिए हम नीचे क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर्स लगाते हैं एयरप्लेन जो टायर्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो क्या होता है पूरे का पूरा करंट ऐसे आता है, और जैसे ही ये यहाँ पे लैंड करता है तो अर्थ को अपना चार्ज दे देता है, हाँ पूरा का पूरा अर्थ दे देता है, तो कोई वहां पे फिर झटका देखने को महसूस नहीं होता। अगर यहाँ पे थोड़ा से भी आ गया चिंगारी जली तो फिर गए काम से, ठीक है। तो इसीलिए आपका याद रखना, which one of the following is most appropriate reason for aircraft being equipped with conducting tires, conducting wires नहीं conducting tires, है ना, टायर में ही आपका वो थोड़ा सा मेटल होता है तो वो वायर्स होती है उसमें, है ना, ठीक है, तो इसीलिए वो होता है, ठीक है। हो गया ये,
तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर प्रिवेंटिंग द स्पार्क्स व्हाइल दे लैंड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज है। एज एयरक्राफ्ट लैंड्स द कंडक्टिंग टायर्स हेल्प टू डिसिपेट एनी स्टैटिक चार्ज सेफली इनटू द ग्राउंड प्रिवेंटिंग द बिल्डिंग अप ऑफ स्टैटिक एनर्जी व्हिच कैन कॉज स्पार्क, है ना। ठीक है, लग गया पता कि कैसा होता है ना। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज, ठीक है, कि इज ट्रैवलिंग इन अननोन मीडियम, इट्स वेवलेंथ इज नॉट नोन, if the travel if sorry it travels a distance equal to 150 times its wavelength in time t, the value of t is फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला है ना, ठीक है, ये वाला दिस वन, यहाँ से देख लेना आप, बड़ा इजी। अगर किसी को नहीं यहाँ पे समझ आ रहा तो ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना, आराम से देखते हैं इसको। v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, इसमें डाल दिया हमने एफ एफ फ्रिक्वेंसी आपकी, ठीक है, थ्रो तो 300 हर्ट्ज डाल दिया, v इक्वल टू 300 हर्ट्ज, ठीक है, या लैम्डा लिख लो यहाँ पे। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है आपका? v इक्वल टू डी अपॉन टी, है ना, तो उसमें मैं 150 लैम्डा अपॉन टी डाल दूंगा, ठीक है, और दोनों कंपेयर करूंगा मैं, गेट इट, क्योंकि दोनों वी है, ये भी वी है और ये भी वी है ना, दोनों कंपेयर कर सकता हूँ मैं। तो 300 इज इक्वल टू 150 अपॉन जितना भी आपका क्या आएगा, हाँ टाइम, तो टी इज इक्वल टू 150 अपॉन 300, 150 अपॉन 300 तो 1/2 तो 0.5 सेकेंड्स हो गया आपका टाइम। ठीक है, देख लो एक बार सक्सेस को। महक टू कुछ डाउट है? ठीक है, ये आपका, ये दोनों फॉर्मूला ना सेम सेम है, मतलब v इक्वल टू dt लिख लो चाहे v इक्वल टू f इंटू लैम्डा लिख लो, ठीक है, हमने बस सॉल्व करना है। बेसिक मैथ तो आपको पता ही है, तो चलिए फ्रीक्वेंसी देख लो एक बार। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मनराज लोकेंद्र, फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द साइकिल्स दैट अकर्स इन अ 1 सेकंड। जैसे ये क्या है आपकी 1 ऑसिलेशन, अब ये आपकी कितने सेकंड में होगी उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर 1 सेकंड में होगी तो, है ना, 1 हर्ट्ज ऐसे करके, ठीक है, तो वो चीज है जितनी। अब देखो लाइट की कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, गेटिंग इट, लाइट में क्या, जैसे रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, कम या ज्यादा? कम होती है, और उसकी हमारे इसकी सबसे ज्यादा गामा रेस की सबसे ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे होगी फिर? ये यहाँ पे देखो, जो गामा रे आपकी ऐसे ऐसे होगी, फिर वो एक ही सेकंड में कितनी बार वो ट्रेवल कर ली है ना, और नॉर्मल जो होगी वो 1 सेकंड इतना लगा दी, वो 1 सेकंड ये वाला और 1 सेकंड ये भी है, तो देखो कितना फ्रिक्वेंसी का वो चीज है ना, कितनी बार वो पूरा ऑसिलेशन बना रही है, 1 सेकंड में 10-15 कर दे रही है वो, ठीक है, तो वो चीज है। आगे समझ क्लियर हो गया पिछला पूरा रिवाइज? ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है आपकी? द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव पॉइंट या ट्रफ या क्रस्ट, है ना, बातें नहीं और वॉइस शोर नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 0.5 सेकंड, अब देखो यहाँ पे मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 kg अप टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 10 सेकंड इज, मेरे को कितनी पावर चाहिए? देखो, हाँ ये देखो, ये मेरा टैब है, इसको उठाने के लिए इतने इतनी डिस्टेंस तक कितनी पावर लग रही है मेरे, बस ये पूछा है इसमें, ये वाला क्वेश्चन। 400 वॉट कैसे किया? mgh क्या होती है आपकी? पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसको पोटेंशियल दे रहा हूँ, है ना, इसकी हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है आपकी। क्या बोल रहे हैं? जब आप हाइट देखो ना, देखो गुरजोत, जब मैं हाइट अटेन कर रहा हूँ ना, ठीक है, जैसे हमें हवा में से कुछ चीज होगी, हमें छोड़ दी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का होगी, अरे पर वो आएगा 40 आएगी, mgh के पॉइंट टाइम होगा, पर पॉइंट टाइम होता है पावर, पावर निकाल दूंगा।
mgh upon 14 400 ये आंसर इसका। ये लिखा है भाई यहाँ पे 50 into 10 अपॉन, यहाँ पे देख लो यार पूरा का पूरा सोल्यूशन पड़ा है। पर वैसे मेरे को समझा रहा हूँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ, काइनेटिक एनर्जी, हाँ गिरने से जस्ट पहले और ड्रॉप करने से जब, मेरी बात सुनो, लगाएंगे नहीं, देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से तो मैं लगा रहा हूँ उसको, काइनेटिक मोशन में कर रहा हूँ उसको, है ना। अब वो तो फ्री फॉल है ना, उस पर लगाने की जरूरत नहीं है, वो कौन लगा रहा है उस पर एनर्जी? ग्रेविटेशनल पुल, उसको खींच रहा है वो, है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से जब जिस पॉइंट से मैंने ड्रॉप किया, जिस जैसे ही वो मोशन में आया ऑब्जेक्ट, वहां से लेके क्या हो रहा है, हाँ गिरने से पहले तक मेरी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसे ही गिरी तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी आपकी? जीरो होगी। देखो हाफ एम स्क्वायर में मैं वेलोसिटी जीरो डालूंगा तो पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक तो काइनेटिक एनर्जी है मेरी, यहाँ तक जीरो। हवा, हवा में जब भी मोशन में है, हवा में रख लो चाहे ऐसे, यहाँ पे जैसे मोशन में है तो मैक्सिमम ऐसी कोई चीज नहीं है। अब वो एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तू, वो काइनेटिक एनर्जी नहीं, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही वो, देखो मैक्सिमम वहां होगी जहां पे वो मैक्सिमम चीज अचीव करेगा, जितनी हाइट होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ यहाँ तक मैक्सिमम है। अब और ऊपर उठा तो नीचे वाले मैक्सिमम नहीं था, ऊपर वाला था। गेटिंग इट? एम जी एच है ना, एच क्या है? हाइट। हाइट 1 2 3 4 5 कर दे तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, है ना। मास देखो एम जी एच में किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट है मेरा ना, मास तो वेरी नहीं करेगा। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है मेरी। अब हाइट का ये एक वेरिएबिलिटी, तो बढ़ाते जाओ पोटेंशियल एनर्जी, बढ़ाते जाओ, ठीक है, एच बढ़ाते जाओ तो समझ आ गया, है ना। इजी था ये वाला, ठीक है। अच्छा पावर क्या होती है आपकी? वर्क अपॉन, और वर्क क्या होता है आपका? अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं वर्क कर रहा हूँ कि नहीं? यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ वर्क, है ना। कैसे, क्या डेफिनेशन होता है वर्क की? जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, हाँ उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अगर मैं दीवार को धक्का देता रहूं तो वर्क क्या हो रहा है? जीरो। अच्छा कुली देखा है? कुली, उसने सामान वो उठा के रखा था, क्या वो वर्क डन है? वर्क है। देखो ना भाई, मैं फोर्स, मैं चल सीधा रहा हूं, वो चीज मतलब जो टैची उठाया है कुली ने, है ना, टैची वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, तो बस मैंने वो पकड़े रखा है, ऐसे पकड़ा है मैंने, मूवमेंट मेरी है, टैची की नहीं। गेटिंग इट? तो उसका वर्क डन क्या हुआ? पर ऐसे मत बोल देना भाई तेरे पैसे नहीं हुए, तूने कुछ काम ही नहीं किया। पर पैसे किस बात के है, तो ऐसे मत बोलना, बट ये साइंस में ऐसा है चीज, है ना, परपेंडिकुलर है ना वो। समझ आ गई बात? अच्छा ग्रेविटेशनल, अच्छा ठीक है ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कितना वैल्यू होती है इसकी? 9.8 मीटर पर सेकंड, ये वाला क्वेश्चन था। मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 kg अप टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 10 सेकंड। आप देखो पावर निकालिए मेरे को, पावर पूछी है ना। आप देखो एम जी एच अपॉन टी, ये फॉर्मूला लगाऊंगा। मास मेरा कितना है? 50। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है मेरी? 10 इंटू हाइट कितनी है मेरी, कितने डिस्टेंस तक? 8 मीटर बटे टाइम 10 सेकंड। अब करो इसको मल्टीप्लाई, 5 8 जा, आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे, a metallic sphere of mass 1 kg and volume 2 into 10 raised to power 4 meter cube is completely immersed in the water. The buoyant force exerted by water on the sphere is, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें आएगा 2 न्यूटन। देख लो कैसे होगा ये। buoyant force is calculated using the Archimedes principle, है ना, हम सबको पता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है buoyant force का? buoyant force का फॉर्मूला ये, मेटालिक स्फीयर
ऑफ 1 kg, स्फेयर है 1 kg का, जैसे फुटबॉल की तरह, है ना, ये शॉर्ट बुक ले लो वैसा है, और उसका वॉल्यूम भी बताया उसने, क्या बताया, वॉल्यूम भी बताया, इज कंप्लीटली इमर्ज इन अ वाटर, कंप्लीटली इमर्ज इन अ वाटर, पूरा कंप्लीटली इमर्ज्ड है ना। द पॉइंट फोर्थ एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द स्फेयर इज, इसमें महक पता क्या पूछा है, ये मेरा एक टब ले लो, यहाँ पे मेरा पानी है, ठीक है, ये मेरा स्फेयर है जो कि जिसका 1 kg क्या है, मास है, और 2.2 ये वाला आपको ये पूरा का पूरा वॉल्यूम दे रखा है ना। अब इसको मैं पानी में डालता हूँ और ये कंप्लीटली इमर्ज हो जाता है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है अब पानी में, है ना। ये पूछ रहा है कि ये वाली फोर्स कितनी लग रही है, बॉइंट फोर्स, नीचे से ऊपर को कितनी फोर्स लग रही है, उतनी लगेगी ना भाई जितनी वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, है ना, जितना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा उतनी वो फोर्स लगेगी। अब निकाल लो फॉर्मूले से, अब रो वी एंड जी, रो क्या है आपकी, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 दी हुई है यहाँ पे, है ना। अब देखो और क्या दिया है मेरे को, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 2 × 10⁻⁻⁴, और क्या दिया है मेरे को, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, एक्चुअली में 9 होती है बट इसमें दे रखी है खुद ही, है ना, ठीक है, ताकि वो कैलकुलेशन में वो गड़बड़ ना हो। अब देखो रो वी जी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है मेरे को, है ना, तो ये 1000 इंटू 2 × 10⁻⁴ इंटू 10 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करके क्या आएगा मेरे को 2, है ना, करने की जरूरत तो नहीं है खोलने की, ठीक है। तो 2 न्यूटन मेरी फोर्स लगेगी नीचे से ऊपर। महक जी फोन रख दो साइड में, है ना, इसको गुरजोत समझाओ, कोई इसको बड़े डाउट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, द लाइट बल्ब रेटेड 60 वॉट एज अ 60 यार, एक तो ना वो एआई से वो करते हैं ना क्वेश्चन, वो करते हैं जैसे, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है यहाँ पे प्रिंटिंग में, बट देखो आप समझना इस क्वेश्चन को, लाइट बल्ब रेटेड एज अ 60 वॉट एट 220 voltage has potential difference of 110 voltage across its ends, the power dissipated in this bulb is, समझ आया क्वेश्चन, शायद थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, पर देख लो आप, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है इसने, P इज इक्वल टू, अच्छा P ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे ये वाला लगाना फॉर्मूला, हो जाएगा ना, निकालो, लाइट बल्ब रेटेड एज अ 60 watt एट 220 वोल्टेज है, 30 आएगा, श्योर है, ठीक है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, श्योर है रक्षित जी, 30 आएगा। The power dissipated by a resistive device can be calculated using the formula P is equal to V square upon R। अब V square क्या दे रखा है मेरे को, V 220, यार चल नहीं रही पेंसिल, 220 का स्क्वायर बटे 60, है ना, कितना आएगा मेरा, कितना ओम निकलेगा मेरा, रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ ना मैं, कितना निकलेगा 8067 ओम, इसको कैलकुलेट करके, ठीक है। उसके बाद व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस टू 1 1, अब पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस कर रहा हूँ, है ना, देन द पावर डिसिपेटेड इज रिकैलकुलेटेड। अब देखो इसी फॉर्मूले में मैं क्या डाल दूं, देखो यहाँ पे, अब 110 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस डाल दिया मैंने, उसको कैलकुलेट करके आया आपका 15 वॉट, क्या चीज, हाँ 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 पावर आपके पास पहले 50 है, हाँ, इक्वल टू 220 इनटू करंट 260, इक्वल टू 260 कहाँ पे 60, है ना, पावर इक्वल टू नहीं सर, इधर तक 220 इनटू करंट, अब यहाँ से करंट आ जाएगा, हाँ आगे 60.220, हाँ अब 60 अपॉन 220, हाँ फिर से पावर का फॉर्मूला है, P इक्वल टू V है,
आपके पास आपने पावर निकालनी है, वोल्टेज दी हुई है, करंट भी दी हुई है। ये कितना, अच्छा v कितना है आपका 1 ठीक है, p इक्वल टू, अच्छा इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है। चलो इसको मैं देखूंगा ऊपर चेंज कर दी ना हमने, पोटेंशियल चेंज भी किया ना, यहाँ पे देखो हैज पोटेंशियल डिफरेंस 1, एक्चुअल में ये जो प्रिंट किया टाइप किया ना उसमें पूरा नहीं दिया है वो क्वेश्चन में, है ना, तो आपको इसलिए समझने में दिक्कत हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया ना, पहले 2 V था, उस पे 60 वॉट आ रहा था, अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया 1 10 कर दिया, आधा कर दिया एक तरह से, ठीक है, तो वो चीज है, गेटिंग इट। अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन आपका ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस या मिरर यूज होता है, कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप यूज कन्वर्जिंग लेंस आल्सो नोन एज ए कन्वेक्स लेंस टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, है ना, मैग्नीफाई करना होता है हमें ऑब्जेक्ट को, मैग्नीफाई करना क्या होता है, जूम करना, ठीक है, इसीलिए अच्छा कैमरा, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, कौन सा यूज होता है लेंस आपका, कन्वर्जिंग या फिर कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को ही क्या बोलते हैं, और डाइवर्जिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फोर्स इन विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कौन सा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, आपका वेट मून या मार्स या अर्थ पे चेंज हो सकता है ना, मास नहीं होता। सो फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्वियसली यार ग्रेविटी, ग्रेविटी तो वेट चीज है ना, वेट ही होता है वो। आपका ये वाला फॉर्मूला है आपका, जी वगैरह ये सब दे रखा है, सो बस ऐसे वेट निकलता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू, है ना, किसी चीज का मेरे को वेट निकालना तो उसका जो मास दे रखा है केजीज में जो भी होगा इनटू ग्रेविटी, तो वो किस में आएंगे मेरा, अच्छा आएगा किस में आप वेट मेरा, है ना, न्यूटन में, न्यूटन इज द फोर्स, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ये डन था आपका फिजिक्स का, ठीक है, पीवाई क्यूज, उसमें न्यूमेरिकल्स कुछ कुछ में आपका मिस प्रिंटिंग थी तो उसकी वजह से है ना पूरा वो आपको समझ में दिक्कत हो रही थी, ठीक है, तो आप एक बार देखना इनको जाकर, 3 4 ही है ये घर जाके देखना, फॉर्मूला आपको इसमें मिल जाएंगे, फॉर्मूलाज वही लगाना आप फॉर्मूला, ठीक है, गेटिंग इट, कोई डाउट।